हेलो बच्चों, हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हमने ये सीखा कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म को हम बच्चों क्लासीफाई करेंगे। आज हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप इस चैप्टर में बच्चों ये सीखोगे कि आप ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कितने कैटेगरी में करोगे। आपने पहले चैप्टर में ये सीखा कि ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज थी बच्चों। यानी पहला चैप्टर आपको ये सिखाता है कि आप ऑर्गेनिज्म को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे क्लासीफाई करोगे, कैसे उसका नाम रखोगे बच्चों। तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से आपने सीखा कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए टैक्सोनॉमिकल एड्स होंगे। ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होंगी बच्चों। आपने पढ़ा था टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम। पहले चैप्टर ने आपको ये सिखाया कि आप ऑर्गेनिज्म को किस तरह से क्लासीफाई करोगे, यानी आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बताया गया लिविंग वर्ल्ड में। आप यहां सीखोगे बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने कैटेगरी में क्लासीफाई करोगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है बच्चों। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई क्यों करना चाहते हैं बच्चों, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। अब हम इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसलिए क्लासीफाई करना चाहते हैं ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना हमारे लिए आसान हो जाए बच्चों। क्योंकि हमने ये पढ़ा कि हमारे पास 1.7 to 1.8 मिलियन, मतलब आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली लगभग 2 मिलियन स्पीशीज बच्चों ऐसे हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर चुके। 2 मिलियन स्पीशीज। अब आप खुद सोचो बच्चों, 2 मिलियन स्पीशीज को 1 बाय 1 कर पढ़ना कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। 2 मिलियन स्पीशीज को हम 1 बाय 1 कर नहीं पढ़ सकते। उसके लिए हमने स्पीशीज के कैटेगरीज बना लिए, यानी हमने इन स्पीशीज को क्लासीफाई कर दिया बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि ये हमारा अर्थ बच्चों, और हम अर्थ के इस वाले हिस्से में रहते हैं, यहां पर मान लो जहां मैंने पॉइंट बनाया। अब इतने बड़े अर्थ पर बच्चों, इतने बड़े अर्थ पर मेरी क्या लोकेशन होगी ये जानना बच्चों बहुत मुश्किल है। कि आप रैंडमली कहने लगो कि भाई जानों में कहां पे प्रेजेंट होगा, तो आप कैसे पूरे अर्थ पर घूमते घूमते आप कैसे चक्कर लगाओगे, आप यहां तक कैसे पहुंचोगे, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि हमने अर्थ को कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है कि अर्थ 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड होगा। फिर कॉन्टिनेंट को हमने कंट्रीज में डिवाइड किया हुआ है, कंट्रीज को हमने स्टेट में डिवाइड किया हुआ है। तो ये क्लासिफिकेशन करने से हमारे लिए आसानी है बच्चों। एक जगह से दूसरी जगह जाना या फिर किसी जगह का पता लगाना, किसी भी लोकेशन का पता लगाना, ये हमारे लिए इसलिए आसान हुआ क्योंकि हमने पूरे अर्थ के रीजन को क्लासीफाई किया हुआ है कि ये रीजन इस कॉन्टिनेंट में आएगा, ये रीजन इस कंट्री में आएगा, इस कंट्री में ये वाला रीजन इस स्टेट में आएगा, इस स्टेट में ये वाला रीजन इस डिस्ट्रिक्ट में आएगा। तो हमने इन रीजन्स को, इन जगहों को इसलिए क्लासीफाई किया ताकि ये हमारे लिए आसान हो जाए। इसी तरह बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की स्टार्टिंग बहुत पुराने जमाने में एरिस्टोटल ने की बच्चों। एरिस्टोटल बच्चों वो फिलोसफर थे बच्चों जिन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के बारे में सोचा। और इनका जो क्लासिफिकेशन था वो थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा साइंटिफिक बेसिस पर था।
ऐसा नहीं कि एरिस्टोटल से पहले किसी ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन वो क्लासिफिकेशन साइंटिफिक पर्पस से नहीं था। इसलिए जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को पढ़ा जाता है तो स्टार्टिंग की जाती है एरिस्टोटल से। क्यों की जाती है बच्चों? क्योंकि एरिस्टोटल पहला वो इंसान था, एरिस्टोटल पहला वो बंदा था जिसने ऑर्गेनिज्म को थोड़ा साइंटिफिकली क्लासिफाई करने के बारे में सोचा बच्चों। अब एरिस्टोटल ने क्या सोचा और कैसे क्लासिफाई किया? वो ऑर्गेनिज्म जो एरिस्टोटल को एक जगह पर रुके हुए दिखते थे, मतलब वो अपनी जगह नहीं बदलते थे, जहां पर हैं बच्चों वहीं पर रहते थे। अब आप खुद सोचो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपनी जगह पर रहेंगे, अपनी जगह को नहीं बदलेंगे? तो आंसर होगा प्लांट्स। तो एरिस्टोटल ने भी यही किया। वो ऑर्गेनिजम्स, वो जीव जंतु जो एक जगह पर रुके रहते हों, एरिस्टोटल ने उनको बोला प्लांट। और जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हों, जो अपनी जगह बदलते रहते हों, एरिस्टोटल ने उनको नाम दिया एनिमल्स। तो एरिस्टोटल ने बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन किया बच्चों। सिंपल क्लासिफिकेशन ये किया कि जहां ऑर्गेनिज्म उसको दिखा कि ये रुका रहता है, तो एरिस्टोटल ने उसको बोल दिया कि ये प्लांट्स की कैटेगरी में आएगा। और जहां उसको ऑर्गेनिज्म ऐसा दिखा कि वो अपनी जगह बदलता रहता है, तो एरिस्टोटल ने उसको कह दिया कि ये एनिमल्स की कैटेगरी में आएगा। और बच्चों प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स ये दो ऐसी कैटेगरी ऑर्गेनिज्म की जो आज तक भी क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल होती हैं बच्चों। और सबसे बड़ी कैटेगरी क्लासिफिकेशन के पर्पस से प्लांट्स और एनिमल्स को ही समझा जाता है। तो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन हम इसलिए पढ़ते हैं बच्चों, या एरिस्टोटल से क्लासिफिकेशन की शुरुआत इसलिए करते हैं क्योंकि एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया वो क्लासिफिकेशन आज तक भी यूज होता है। भले ही उस क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हों, टाइम टू टाइम वो बदला हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने जो प्लांट और एनिमल नाम का क्लासिफिकेशन किया वो खत्म हो गया। आज भी हम प्लांट्स को पढ़ते हैं, आज भी हम एनिमल्स को पढ़ते हैं। तो एरिस्टोटल ने बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन किया, जो उसको रुका हुआ दिखा वो प्लांट, और जो मूवमेंट करता हुआ दिखा उसको नाम दिया गया एनिमल। ये बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन था बच्चों, ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला। जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट होता गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिटेल हमको पता चलती गई, तो वैसे वैसे क्लासिफिकेशन का बच्चों नजरिया बदलता गया। अभी नजरिया क्या था? जो रुका रहे वो प्लांट और जो चले वो एनिमल। अभी तो हमने इस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया क्योंकि हमको उस टाइम पर प्लांट और एनिमल के रिगार्डिंग ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन जब प्लांट और एनिमल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आती गई तो बच्चों हमने क्लासिफिकेशन को इंप्रूव करना स्टार्ट किया। हम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंप्रूव करते गए, लेकिन वो टाइम के साथ साथ हुआ। और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, भले ही क्लासिफिकेशन इंप्रूव होता गया हो, लेकिन उस क्लासिफिकेशन में से प्लांट्स और एनिमल रिमूव नहीं हुए। जब से क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक क्लासिफिकेशन में प्लांट और एनिमल का नाम आता है बच्चों। और थोड़ा सा एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन को बेहतर बनाया। कैसे बेहतर बनाया बच्चों? एरिस्टोटल ने यह कहा कि प्लांट्स के अंदर वो प्लांट्स जो बहुत छोटे छोटे हों, जिनके पास वुडी स्टेम ना हो। क्या ना हो बच्चों? वुडी स्टेम। वुडी स्टेम मतलब जिनके पास लकड़ी वाला स्टेम ना हो, मतलब जिनके स्टेम में लकड़ी ना हो। लकड़ी जिसके स्टेम में होती है बच्चों, वो स्टेम बन जाता है हार्ड। वो स्टेम बन जाता है हार्ड बच्चों, हार्ड स्टेम। हार्ड स्टेम का मतलब यहां पर लकड़ी होगा। लेकिन एरिस्टोटल ने यह देखा कि ऐसे भी प्लांट होते हैं जो हार्ड नहीं होते, जैसे घास हो गए बच्चों, ग्रास,
वहां बहुत ज्यादा हार्डनेस नहीं होती, क्योंकि वहां पर वुड नहीं होता, वहां पर वुड नहीं होता, इसीलिए स्टेम हार्ड नहीं होता। तो एरिस्टोटल ने थोड़ा प्लांट के स्टेम पर ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि ऐसा प्लांट जिसके पास वुडी स्टेम ना हो, जिसके पास लकड़ी वगैरह ना हो, जैसे घास बच्चों, ऐसे प्लांट्स को एरिस्टोटल ने नाम दिया हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट जिनके पास वुडी स्टेम ना हो। और बच्चों, यानी ये जो क्लासिफिकेशन किया गया प्लांट्स का हर्ब्स, इस हर्ब्स में वो प्लांट्स रखे गए जिन प्लांट्स के पास वुडी स्टेम ना हो। दूसरा प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया, उन प्लांट्स को बोला गया श्रब्स बच्चों, हर्ब्स, श्रब्स बच्चों। एक होता है स्क्रब, एक होता है श्रब्स। तो हर्ब्स और श्रब्स, हर्ब्स किसको बोला गया? घास वगैरह को, जिनके पास वुडी स्टेम नहीं होते और जिनके पास छोटे छोटे वुडी स्टेम होते हैं, जैसे बच्चों झाड़ियां होती हैं, झाड़ियां, तो जैसे बेर होता है बच्चों, तो उस झाड़ियों में क्या होता है? बहुत ज्यादा लकड़ी तो नहीं होती, लेकिन बारीक बारीक स्टेम होते हैं, बारीक बारीक लकड़ियां होती हैं। और एक होते हैं बड़े बड़े पेड़ बच्चों, ट्री, जिनके पास बड़ी बड़ी लकड़ियां होती हैं, वुडी स्टेम। तो प्लांट्स को वुडी स्टेम के बेसिस पर एरिस्टोटल ने 3 कैटेगरी में बांटा, जिसके पास वुडी स्टेम ना हो, जिसके पास छोटे छोटे वुडी स्टेम हो, और जिसके पास बड़े बड़े वुडी स्टेम हो। वो प्लांट्स जिनके पास वुड होता ही नहीं, ना छोटा ना बड़ा, उन प्लांट्स को एरिस्टोटल ने नाम दिया बच्चों हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब कि यहां पर वुडी स्टेम नहीं होगा, यहां पर वुडी स्टेम नहीं होगा, और जिनके पास छोटे छोटे वुडी स्टेम होंगे उनको नाम दिया बच्चों श्रब्स, हर्ब्स और श्रब्स। और जिनके पास बड़े बड़े वुडी स्टेम होंगे उनको नाम दिया ट्रीज बच्चों। तो कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि एरिस्टोटल ने प्लांट्स को भी फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया बच्चों। जैसे हर्ब्स बोला गया उन प्लांट्स को जिनके पास वुडी स्टेम नहीं होते, नो वुडी स्टेम, कोई भी किसी तरह का वुड नहीं होता, वुडी स्टेम नहीं होता हर्ब्स के पास। और बच्चों स्मॉल वुडी स्टेम, छोटे छोटे वुडी स्टेम होते हैं किसके पास? श्रब्स के पास, स्मॉल वुडी स्टेम। और बड़े बड़े वुडी स्टेम होते हैं बच्चों किसके पास? ट्रीज के पास, लार्ज वुडी स्टेम। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि पहले तो बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन कि जो स्टेशनरी हो, स्टेशनरी का मतलब जो एक जगह पर रुका रहे, जो चलता ना हो, उसको, उस ऑर्गेनिज्म को एरिस्टोटल ने बोला प्लांट्स। फिर थोड़ा और उसने ऑब्जर्व किया, एरिस्टोटल ने ऑब्जर्व करने के बाद ये देखा जिसके पास छोटे छोटे वुडी स्टेम हो हर्ब्स, जिसके पास वुडी स्टेम ना हो हर्ब्स, जिसके पास छोटे वुडी स्टेम हो श्रब्स, और जिसके पास बड़े वुडी स्टेम हो उसको बोला ट्रीज बच्चों। सेम इसी तरह से एरिस्टोटल ने एनिमल्स को भी 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। प्लांट्स के लिए उसने क्राइटेरिया बना लिया वुडी स्टेम, कि वुडी स्टेम नहीं होगा या बहुत छोटा होगा या बड़े होंगे। यानी फर्दर प्लांट्स को जो क्लासिफाई किया वो वुडी स्टेम के बेसिस पर किया। हमेशा मेरी बात याद रखना बच्चों, जब भी आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करोगे, 1 कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में, 3, जितनी भी कैटेगरी में आप क्लासिफाई करोगे, तो क्लासिफाई करने के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया हमारे पास होगा। जैसे एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरी में बांटा इस बेसिस पर कि वो स्टेशनरी होगा या फिर उसमें मूवमेंट होगा। अगर स्टेशनरी हुआ तो प्लांट,
और मूवमेंट करता हुआ नजर आया तो एनिमल। अब जो प्लांट स्टेशनरी होंगे, जिसमें वुडी स्टेम ना हो, हर्ब्स, जिसमें छोटे छोटे वुडी स्टेम हो, श्रब्स, और जिसमें बड़े बड़े वुडी स्टेम हो, ट्रीज। और बच्चों एनिमल्स को इस तरह से क्लासिफाई किया कि ऐसे एनिमल जब भी आप क्लासिफाई करोगे तो कोई ना कोई उसका क्राइटेरिया होगा, कोई ना कोई आधार होगा बच्चों। एनिमल्स में वो एनिमल्स जो पानी में रहते हों उनको एक्वेटिक बोला गया बच्चों। एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब पानी में रहने वाले एनिमल्स। अब उसने एनिमल पर भी गौर की कि यार ठीक है एनिमल एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो जमीन पर रहते हैं, कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो हवा में उड़ते हैं। उसी बेसिस पर एरिस्टोटल ने एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया, एक्वेटिक एनिमल और टेरेस्ट्रियल एनिमल बच्चों। एक्वेटिक एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल और बच्चों एरियल एनिमल्स। मतलब एनिमल्स को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया एरिस्टोटल ने। और एक्वेटिक किसको बोला? जो पानी में रहने वाले हों, यानी इन वाटर, जिनका हैबिटाट हो पानी के अंदर, इन वाटर। जिनका हैबिटाट हो बच्चों ऑन लैंड, जो जमीन के ऊपर रहते हों, और जो बच्चों एयर में उड़ते हों, हवा में, उनको एरियल बोला गया। तो एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन किया एरिस्टोटल ने वो हैबिटाट के अकॉर्डिंग किया। तो हमने क्या सीखा बच्चों? हमने ये सीखा कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की स्टार्टिंग एरिस्टोटल ने की। और हमने ये भी पढ़ा था कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। एरिस्टोटल का नाम आप बहुत जगह सुनोगे। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी दोनों बोला जाता है बच्चों। एरिस्टोटल ने पहला क्लासिफिकेशन किया, पहला क्लासिफिकेशन, अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल सबसे पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने थोड़ा साइंटिफिक वे में क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों यहां वो ये कि एरिस्टोटल ने एनिमल को एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एरियल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। किस बेसिस पर? हैबिटाट के बेसिस पर। उसका हैबिटाट क्या होगा उस आधार पर 3 टाइप के एनिमल अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। प्लांट के पास वुडी स्टेम होगा, नहीं होगा या कम होगा, उसके आधार पर 3 टाइप के प्लांट्स। इसी तरह बच्चों एरिस्टोटल ने एनिमल्स को 2 और कैटेगरी में क्लासिफाई किया। कौन सी कैटेगरी में? एरिस्टोटल ने एनिमल्स का एक कैटेगरी वो बनाया जिन एनिमल्स के पास रेड ब्लड प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो बच्चों? रेड ब्लड। यानी ऐसे एनिमल जो विद रेड ब्लड हो। मतलब क्या हुआ कि एनिमल की बॉडी पे कट लग जाए तो रेड कलर का फ्लूइड निकलेगा। कोई कट लग गया, आप खुद सोचो, स्किन पर कोई कट लग गया तो रेड कलर का फ्लूइड निकलेगा। क्या नाम होगा? ब्लड बच्चों। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें फ्लूइड तो होगा लेकिन उसका रेड कलर नहीं होगा। और आपको ये बात समझ आएगी कि हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है। हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है पिगमेंट जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन बच्चों। अगर आपने पहले पढ़ा हो, वरना आप धीरे धीरे सब चीजें पढ़ोगे ही, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, सब चीजें आएंगी। अब एनिमल्स को 2 कैटेगरी में एरिस्टोटल ने और क्लासिफाई किया ब्लड के आधार पर, जिसका रेड ब्लड हो और जो बिना रेड ब्लड के हो, विदाउट रेड ब्लड। मतलब क्या हुआ कि जिसकी बॉडी का फ्लूइड रेड हो वो तो विद रेड ब्लड कहलाएगा, और जिसकी बॉडी का फ्लूइड रेड ना हो वो विदाउट रेड ब्लड कहलाएगा। और रेड ब्लड वालों को बच्चों, जिनका ब्लड रेड हो, उनको एरिस्टोटल ने नाम दिया इनेमा। इनेमा, इनेमा बच्चों। इनेमा मतलब कि इनके पास रेड ब्लड होगा और
एनीमा बच्चों, एनीमा, इसके पास रेड ब्लड नहीं होगा। एनीमा जिसको बोला जाएगा उसके पास रेड ब्लड नहीं होगा। ऐसे याद रखना, ए मीन्स होता है एब्सेंट, ए मीन्स एब्सेंट, ना होना। तो जिसके पास रेड ब्लड नहीं होगा वो एनीमा, एनीमा, और जिसके पास रेड ब्लड होगा वो इनेमा बच्चों। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि एरिस्टोटल ने एनिमल्स को दो तरह से क्लासिफाई किया, एक तो हैबिटाट के बेसिस पर और दूसरा बॉडी फ्लूइड के बेसिस पर, कि जिसकी बॉडी का फ्लूइड रेड कलर का हो तो उसने उसको बोला विद रेड ब्लड, और वो किस कैटेगरी में आएगा, इनेमा, और जिसकी बॉडी का फ्लूइड रेड ना हो वो किस कैटेगरी में आएगा, एनीमा। ये था बच्चों पहला क्लासिफिकेशन, जो बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन था बच्चों, बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन था ये ज्यादा टाइम तक एज सच ऐसे ही नहीं चला, मतलब बस प्लांट, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज और एनिमल, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एरियल। हालांकि एक बात है बच्चों, आप समझना जरा कॉन्सेप्ट को, कि आज भी हम हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज इनका अपने क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं बच्चों। आज भी हम जब आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एरियल इन वर्ड का इस्तेमाल होगा। आप ये ना समझें कि एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था वो रिजेक्ट कर दिया गया, उस क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया गया बच्चों। मतलब ये बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया, और थोड़ा क्लासिफिकेशन के अंदर कॉम्प्लेक्सिसिटी लाना और फीचर्स को ऐड करना, ज्यादा बेहतर तरीके से क्लासिफिकेशन करना, लेकिन यहां से क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग हुई बच्चों। इसके बाद क्लासिफिकेशन दिया गया जिसको बोला जाता है बच्चों टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको बोला जाता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब क्या हुआ कि अब जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया गया वो किंगडम की कैटेगरी में किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हमारे पास टेक्सोनोमिक कैटेगरी आ चुके बच्चों, जैसे हमारे पास कैटेगरी आ चुका ये रहा बच्चों, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। सबसे छोटा टेक्सोनोमिक कैटेगरी आपका आंसर होगा स्पीशीज, और सबसे बड़ा टेक्सोनोमिक कैटेगरी आपका आंसर होगा किंगडम। क्योंकि हमारे पास बड़े टेक्सोनोमिक कैटेगरी आ चुके, तो अब जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो बड़ी कैटेगरीज में करेंगे। जैसे क्लासिफिकेशन किया गया दो किंगडम में, जिसको नाम दिया गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बच्चों। और ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया आपके पहले भी सुने हुए नाम है कुछ बच्चों, उन्हीं में एक नाम है बच्चों सुना है बच्चों, ये नाम बिल्कुल सुना है आपने, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, कैरोलस लीनियस बच्चों। कैरोलस लीनियस ने पहली बार, क्योंकि कैरोलस लीनियस ने टेक्सोनोमी की शुरुआत की, समझना जरा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैरोलस लीनियस ने टेक्सोनोमी की स्टार्टिंग की, उन्होंने ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर कैटेगरीज में क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं किंगडम प्लांटी बना रहा हूं, किंगडम एनिमेलिया बना रहा हूं। अरे भाई, जो रुका हुआ वो प्लांट, जो चलता हुआ वो एनिमल। उन्होंने कोई कैटेगरी वगैरह नहीं बनाई, कोई कैटेगरी नहीं बनाई। लेकिन कैरोलस लीनियस ने पहली बार क्लासिफिकेशन में कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस किया, किंगडम, यानी पहली बार टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस किया कैरोलस लीनियस ने बच्चों।
तो बेसिकली इन्होंने क्लासिफिकेशन को प्रॉपर वे में स्टार्ट किया, और इनका जो क्लासिफिकेशन था बच्चों उसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। वो सिंपली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड था, उसमें कोई इंटरनल कैरेक्टर उसमें इंक्लूड नहीं थे। जैसे अगर आपके याद हो, हमने ये पढ़ा था कि टैक्सोनॉमी का जो बेसिस होगा वो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी को पढ़कर क्लासिफाई करना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, उसका इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो पहले चैप्टर में हमने सीखा वही हम दूसरे चैप्टर में अप्लाई करने वाले हैं बच्चों। पहले चैप्टर में हमने ये सीखा कि ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कैटेगरीज में होगा। अब हमने वो क्लासिफिकेशन कर दिया कि कैरोलस लीनियस ने क्लासिफिकेशन 2 किंगडम में किया, और किंगडम के नाम क्या रखे, किंगडम के नाम रखे बच्चों किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। प्लांट और एनिमल तो एरिस्टोटल ने भी बताया था, लेकिन जब एरिस्टोटल ने प्लांट एनिमल बता दिया तो कैरोलस लीनियस ने कौन सा नया काम कर दिया भाई? ये तो एरिस्टोटल बता चुके थे कि जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो एनिमल और प्लांट की कैटेगरी में आएंगे। बच्चों उन्होंने कोई प्रॉपर वे में कैटेगरी नहीं बनाया था। अब आप समझिए, कैरोलस लीनियस ने बनाया किंगडम, किंगडम में आएंगे फाइलम इन केस ऑफ एनिमल, इन केस ऑफ प्लांट डिवीजन, यही तो पहले चैप्टर में सीखा हमने। फाइलम में आएंगे क्लास, क्लास में आएंगे ऑर्डर, ऑर्डर में आएंगे फैमिली, फैमिली में आएंगे जीनस, जीनस में आएंगे स्पीशीज। यानी यहां पर आप जो क्लासिफाई कर रहे हो कि ये जो आपने प्लांटी बना दिया, इस प्लांटी में अब आप डिवीजन, अब आप इसमें क्लास, इसमें ऑर्डर, इसमें फैमिली, इसमें जीनस, स्पीशीज, ये सब आप इसमें रख सकते हो। इसी तरह किंगडम एनिमेलिया में स्पीशीज से लेकर फाइलम तक तुम इसमें बहुत सारे कैटेगरीज बना सकते हो। तो कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि कैरोलस लीनियस ने एरिस्टोटल से बेहतर बनाया प्लांट और एनिमल के क्लासिफिकेशन को। कैसे बेहतर बनाया? उन्होंने कैटेगरी बताई कि किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। उस कैटेगरी के आधार पर हम इनको बहुत बड़े लेवल पर क्लासिफाई कर सकते हैं, और इनका जो क्लासिफिकेशन था बच्चों वो बेस्ड था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, ये क्वेश्चन भी आता है, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन नहीं, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड था इनका क्लासिफिकेशन। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो यहां हम आपको बताएंगे, जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत स्टार्टिंग वाले क्लासिफिकेशन है बच्चों, स्टार्टिंग में, मतलब अर्ली क्लासिफिकेशन है। सारे ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में रख दिया गया, एक किंगडम प्लांटी, एक किंगडम एनिमेलिया। अब ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया, इसमें बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए फिर 3 किंगडम लाए गए। उसमें भी प्रॉब्लम थी तो 4 लाए गए, 4 में भी प्रॉब्लम थी तो 5 लाए गए। मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स का इंफॉर्मेशन आता गया, हमको ऑर्गेनिजम्स की डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती गई, हमने उस डिटेल इंफॉर्मेशन को क्लासिफिकेशन में यूज करना स्टार्ट किया बच्चों। वही काम यहां पर हुआ कि यहां पर ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम क्या थे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ने सेपरेट नहीं किया, डिस्टिंग्विश नहीं किया। किसको डिस्टिंग्विश नहीं किया?
यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। कि एक सेल से कौन बना होगा और बहुत सारे सेल से कौन बना होगा। मतलब एक सेल वाले को किस कैटेगरी में रखा जाए और बहुत सारे वाले सेल को किस कैटेगरी में रखा जाए। क्योंकि बच्चों आप सोचो, ये तो क्लासिफिकेशन है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ रिसर्च क्लासिफिकेशन पर ही चल रही है बच्चों। सेल वाले साइंटिस्ट सेल की रिसर्च कर रहे हैं बच्चों, और जेनेटिक्स वाले साइंटिस्ट वो जेनेटिक्स की रिसर्च कर रहे हैं। मतलब क्या, वो हर फील्ड में अपनी अपनी रिसर्च चलती रहती है। तो वहां सेल के कॉन्सेप्ट से ये पता चल चुका था कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर होगा, या तो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना होगा या बहुत सारे सेल से बना होगा, या तो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट की कैटेगरी में आएगा या यूकैरियोट की कैटेगरी में आएगा। मतलब या तो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होगा या उसके स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी होगी। प्रोकैरियोट मतलब बहुत सिंपल सेल फिलहाल के लिए। अभी हम इनको और बेहतर तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे प्रोकैरियोट यूकैरियोट को, लेकिन अभी आपको समझना है कि प्रोकैरियोट सिंपल सेल और यूकैरियोट थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेल बच्चों। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम क्या आई, जिससे कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देना पड़ा, जिससे कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 5 आया। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि बच्चों 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एक तो अलग नहीं कर पाया कि यूनिसेलुलर को किस किंगडम में रखे, मल्टी सेलुलर को किस में रखे, प्रोकैरियोट को कहां पे रखे, यूकैरियोट को कहां पे रखे, और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म अलग कैटेगरी में रखे जाएं, नॉन फोटोसिंथेटिक अलग कैटेगरी में रखे जाएं, ऐसा भी इसने कुछ नहीं बताया। ये तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड था कि बाहर से जो मॉर्फोलॉजी दिखती है उसके आधार पर प्लांटी और एनिमेलिया 2 किंगडम बनाए गए। जितनी भी कैटेगरी बनाई गई स्पीशीज से किंगडम तक सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बनाई गई। तो बच्चों 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको जानना है, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये किस किस के बीच में अंतर नहीं कर पाया बच्चों, ये अंतर नहीं कर पाया। एक तो बच्चों यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर के एक सेल वाले को कहां रखे और बहुत सारे सेल वालों को कहां रखा जाए, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। और ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया कि प्रोकैरियोट्स को कहां रखा जाए और यूकैरियोट्स को कहां रखा जाए, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। और ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को कहां रखा जाए और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को कहां रखा जाए। मतलब जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके ये कुछ ड्रॉबैक्स आप समझ लीजिए। कैरोलस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें ये थोड़ी प्रॉब्लम थी कि ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। इसलिए बच्चों टाइम के साथ साथ क्लासिफिकेशन वाला प्रोसेस, ये जो क्लासिफिकेशन का सिलसिला ये बच्चों बदलता गया। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहां पर मैं एक पॉइंट लिखता हूं, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम बच्चों बनाए गए, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडरगोन सेवरल चेंजेस, सिस्टम्स अंडरगोन सेवरल चेंजेस, उनमें बच्चों चेंजेस आते गए ओवर द टाइम, अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम, यानी वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स में
जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम्स था उसमें बदलाव आते गए वक्त के साथ साथ। लेकिन बच्चों कितने ही बदलाव क्लासिफिकेशन में क्यों ना आए हो, कितने ही बदलाव क्लासिफिकेशन में क्यों ना आए हो, प्लांट और एनिमल, ये जो दो कैटेगरी है ये कभी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम से हटी नहीं। मतलब क्या हुआ कि हमें ये लग रहा था कि प्लांटी और एनिमेलिया, इन दोनों किंगडम्स में हम ये सब चीजों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, तो इसका ये मतलब नहीं था कि इन दोनों को खत्म किया जाए और कोई नए किंगडम बनाए जाए। क्लासिफिकेशन में जो बदलाव आए बच्चों, जो क्लासिफिकेशन में बदलाव आए, बदलाव वो कैसे आए ये समझना जरूरी है कि दो किंगडम जो क्लासिफिकेशन दे दिए गए, दो किंगडम के क्लासिफिकेशन जो दे दिए गए उनको रिजेक्ट नहीं किया गया, मतलब उनको हटाया नहीं गया, डिलीट नहीं किया गया, उसमें एक और ऐड कर दिया। जब 3 किंगडम हो गए तो उसमें 2 तो हमेशा प्लांट और एनिमल होंगे, एक कोई नया होगा। जब 3 किंगडम वाले में भी कोई प्रॉब्लम दिखी तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए बनाए गए। अब 4 में 2 तो फिक्स है प्लांट और एनिमल, बाकी 2 कोई नए होंगे। जब 4 किंगडम बनाने के बाद भी क्लासिफिकेशन पूरा बेहतर तरीके से नहीं हुआ तो 5वां किंगडम बनाया गया, उसमें भी 3 नए और 2 पहले से हैं प्लांट और एनिमल। और जो पहले यानी एक बार जो किंगडम बना दिया गया उसको डिलीट नहीं किया गया, उसमें फिर फर्दर नए किंगडम ऐड किए गए और शुरुआत हुई 2 से बच्चों। अब जो हम पढ़ते हैं वो 5 किंगडम, और फिलहाल एनसीईआरटी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की भी बच्चों बात करता है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों उसको हम बाद में डील करेंगे, लेकिन जो बच्चों एक टाइम से चला आ रहा है अब तक क्लासिफिकेशन, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। और ये बात भी बच्चों यहां पर नोट करनी जरूरी, वो इसलिए क्योंकि बच्चों नीट के एग्जाम में स्टेटमेंट्स आते हैं बच्चों। जब आप नीट का एग्जाम दोगे या आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे अभी 2-3 साल वाले नीट के पेपर्स की, तो आप उसमें एक नया पैटर्न ऑब्जर्व करोगे कि क्वेश्चंस में स्टेटमेंट लिखकर आते हैं बच्चों। आपको स्टेटमेंट पढ़ने होते हैं और पढ़कर बताना होता है इसमें से सही कितने, सही कौन या गलत कौन, या इनमें से कितने सही कितने गलत, दोनों सही दोनों गलत, एक सही एक गलत, ऐसे बच्चों। तो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है, और इसी तरह के स्टेटमेंट बच्चों लिखे जाते हैं। तो यहीं पर हम एक स्टेटमेंट और लिखते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट लिख दे रहे हैं बच्चों, उसमें तो फिर ज्यादा लगेगा ना वो प्लांट। प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, हैव बीन कांस्टेंट अंडर, have been constant under all different system, have been constant under all different system। मतलब जितने भी अलग अलग सिस्टम हैं बच्चों, उन सब सिस्टम में कांस्टेंट मतलब फिक्स, कौन से किंगडम फिक्स है, प्लांट और एनिमल। कि आप 3 किंगडम लाओ तो उसमें 2 फिक्स हैं प्लांट एनिमल, 4 लाओ 2 फिक्स हैं प्लांट एनिमल, 5 लाओ 2 फिक्स हैं प्लांट एनिमल, 6 लाओ बच्चों उसमें भी प्लांट एनिमल फिक्स है। और एरिस्टोटल ने भी प्लांट और एनिमल से ही क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग बच्चों की थी। तो यहां पर ये हमारा बच्चों 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग हुआ। और बच्चों इसमें आगे हम बढ़ते हैं, जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है बच्चों वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ना बच्चों क्वेश्चंस आते और ना हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में मेंशन है 3 और 4 किंगडम,
लिखने को हम भी लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों वो एक्स्ट्रा है बेवजह, उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं, वो आपके लिए फिजूल है बच्चों, फिजूल, वो एक्स्ट्रा है। तो आपको पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 के बाद 3 और 4 क्लासिफिकेशन वाले सिस्टम में आपको साइंटिस्ट के नाम, उनकी कमियां, ये सब नहीं जाननी। जो थोड़ी सी कमियां हैं बच्चों वो हम लिख देंगे, जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है उस बेसिस पर उसको आपको समझा देंगे। पहली बात आपको याद रखनी है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में दिया गया। कब दिया गया बच्चों? 1969। ये डेट आपको भूलनी नहीं है बच्चों। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में दिया गया बाय आर.एच. विटेकर, बाय आर.एच. विटेकर, रॉबर्ट विटेकर, उनको आर.एच. विटेकर लिखा जाता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में बांटा 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने। और ये क्लासिफिकेशन बच्चों मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया। अब जरा बात समझिएगा बड़े ध्यान से बच्चों, कैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। बड़े ध्यान से समझने वाली बात है बच्चों। रॉबर्ट विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को ऐसे क्लासिफाई किया कि भाई सबसे पहले, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म के पास एक सेल होगा या बहुत सारे सेल होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा या फिर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होगा। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर से पहले एक चीज और बच्चों, जिसमें ये दोनों कवर हो जाते हैं, एक चीज और देखते हैं इसी से पहले। वो ये देखा जाता है कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होगा, प्रोकैरियोटिक होगा या फिर यूकैरियोटिक। क्या मतलब है इसके कहने का? अगर आपको पता हो बच्चों बहुत बढ़िया बात, अगर नहीं पता तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्रोकैरियोटिक बच्चों प्रिमिटिव पुराने सेल को बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल उसको बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता बच्चों, जिसमें बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो ऐसे सेल वाले ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक बोला जाता है, प्रोकैरियोट बोल देते हैं। यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स नहीं होते। आपने 9th में पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, है ना बच्चों, प्लास्टिड, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील, यानी जिस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, मतलब न्यूक्लियस ना हो और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील ना हो, वो कहलाता है बच्चों प्रोकैरियोटिक। और जिसके पास ये हो बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील भी हो, वो कहलाता है यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले देखना ये कि ऑर्गेनिज्म के सेल में, याद करो हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमी का बेसिस क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म के सेल का स्ट्रक्चर देखना, मतलब बाहर से देखना, अंदर से देखना, मॉर्फोलॉजी पढ़ना, एनाटॉमी पढ़ना, साइटोलॉजी बच्चों कि ऑर्गेनिज्म के सेल का स्ट्रक्चर देखकर क्लासिफाई करना। अब यहां सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होगा कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा, यानी प्रोकैरियोट होगा या यूकैरियोट होगा। उसको बेसिकली प्रोकैरियोट बोल देते हैं। मैं बताता हूं क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल को बोला जाता है और प्रोकैरियोट यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है। जैसे हमारा सेल जो होगा वो यूकैरियोटिक होगा और हम क्या होंगे, यूकैरियोट। जिन और ये देखा गया बच्चों, जिन ऑर्गेनिजम्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील नहीं होते, वो हमेशा यूनिसेलुलर पाए गए, यानी एक सेल से बने हुए। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट हो
यूनिसेल्यूलर हो बच्चों। यूनिसेल्यूलर कहने से मतलब कि उसके सेल, उसका स्ट्रक्चर एक सेल से बना हो, और प्रोकैरियोट कहने से मतलब ये सब उसके पास ना हो। उसको पहले किंगडम में बच्चों रखा जाता है और किंगडम का नाम है मोनेरा। तो रॉबर्ट विटेकर ने जो 5 किंगडम दिए उसमें पहला किंगडम जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो एक सेल से बने होंगे और प्रोकैरियोट होंगे। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हो और उस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील ना हो, वो किंगडम मोनेरा में आएगा। दूसरा बच्चों, जो ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट होंगे उन ऑर्गेनिजम्स में ये देखा जाएगा कि वो ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट की कैटेगरी में तो आ गए, अब वो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर होंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बना हुआ, केवल एक सेल, और उस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील भी देखे जाते हैं। यानी जिस भी ऑर्गेनिज्म को आप किंगडम मोनेरा का मेंबर कहोगे उस ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील नहीं होंगे। बात क्लियर हो गई। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील क्या होते हैं? सेल के अंदर के स्ट्रक्चर बच्चों। जो यूनिसेल्यूलर मतलब एक सेल से बना होगा और उस सेल में ये सब चीजें होंगी, उसको एक अलग किंगडम में रखा जाता है और वो सेकेंड किंगडम हम बच्चों पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है किंगडम प्रोटिस्टा। तो पहला किंगडम जो हमें पढ़ना है विटेकर वाला क्लासिफिकेशन में मोनेरा, दूसरा जो हमें पढ़ना है प्रोटिस्टा। ठीक है बच्चों। अब ये जो मल्टी सेलुलर होंगे मतलब जो बहुत सारे सेल से बने हुए होंगे, ये जो मल्टी सेलुलर वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे बहुत सारे सेल से बने होंगे। इन मल्टी सेलुलर में हमें ये देखना होगा आगे चलकर, उसको मैं थोड़ा सही करके लिखा हूं, मल्टी सेल्यूलर, घुमाने से हो गया ये, अच्छा चलो कोई बात नहीं। जो बहुत सारे सेल से बने होंगे मतलब जो मल्टी सेलुलर होंगे उसमें हमें देखना होगा कि उनके पास सेल वॉल होगा या नहीं होगा। मतलब पहले तो हमें देखना है कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट के यूकैरियोट। अगर हमने देखा प्रोकैरियोट तो वो यूनिसेलुलर भी होगा। प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर किस में आ जाएगा? किंगडम मोनेरा में। फिर हमने देखा ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट, चलो जी, फिर ये पाया कि वो एक ही सेल से बना हुआ है, तो जो एक सेल से बना हो यूकैरियोट हो उसका किंगडम प्रोटिस्टा। अब हमने देखा ऑर्गेनिज्म के हर सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हर सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील, लेकिन बहुत सारे सेल हैं। तो अब आपको देखना है कि उसके पास सेल वॉल है कि नहीं, विद सेल वॉल या विदाउट सेल वॉल, विद सेल वॉल या विदाउट सेल वॉल। अगर बच्चों सेल वॉल ना हो मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हो, यूकैरियोट हो, लेकिन उसके पास सेल वॉल ना हो, तो इसको रखा जाता है किंगडम एनिमेलियम। जैसे हम होते हैं बच्चों, हम बहुत सारे सेल से बने होते हैं मल्टी सेलुलर। हमारे हर सेल में न्यूक्लियस भी होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील भी होते हैं, इसलिए यूकैरियोटिक। लेकिन हमारे सेल के पास सेल वॉल नहीं होता तो हम आते हैं किंगडम एनिमेलिया में। अब जिसके पास सेल वॉल होगा बच्चों उसमें बस एक और चीज हमको देखनी है कि वो फोटोसिंथेटिक होगा या नॉन फोटोसिंथेटिक होगा। मतलब वो फोटोसिंथेसिस करेगा या नहीं करेगा बच्चों। फोटोसिंथेसिस करेगा तो फोटोसिंथेटिक, नहीं करेगा तो नॉन फोटोसिंथेटिक। पहले लिख देते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक और बाद में लिखते हैं फोटोसिंथेटिक। उसका रीजन अभी पता चल जाएगा आपको। तो अब हमने ये देखा, मान लो हमको कोई ऑर्गेनिज्म मिला बच्चों, उसके पास हमने ये देखा कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, सेल वॉल उसके पास है बच्चों, वो बहुत सारे सेल से बना हुआ है और हर सेल में उसके न्यूक्लियस भी है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील भी है, तो उसको रखा जाएगा बच्चों किंगडम फंजाई में। किंगडम फंजाई।
और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये हमारा थर्ड किंगडम होगा, इसलिए पहले नॉन फोटोसिंथेटिक लिखा। जिसके पास सेल वॉल हो बच्चों, जिसके पास सेल वॉल हो और वो फोटोसिंथेसिस करता हो, उसको रखा जाएगा किंगडम प्लांटी में बच्चों, किंगडम प्लांटी। और आखिर में हमें पढ़ना है किंगडम एनिमेलिया। तो रॉबर्ट विटेकर के जो 5 बच्चों किंगडम है, 5 किंगडम, उसमें पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमेलिया। पांचों किंगडम के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस है बच्चों। डिफरेंस क्या डिफरेंस? कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हो और उस सेल के अंदर ये सब चीजें ना हो, मोनेरा। जो एक सेल से बना हो जिसमें ये सब चीजें हो, प्रोटिस्टा। जो बहुत सारे सेल से बना हो लेकिन उसके पास सेल वॉल हो और सेल वॉल होने के साथ साथ वो फोटोसिंथेसिस ना करता हो, फंजाई। बहुत सारे सेल से बना हो, सेल वॉल प्रेजेंट हो, फोटोसिंथेसिस करता हो, प्लांटी। बहुत सारे सेल से बना हो, सेल वॉल ना हो, एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम है बच्चों विटेकर के। इनको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब यानी अब तक आपको क्या याद रखना है? आपको रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कब दिया और किस तरह से ऑर्गेनिज्म को बच्चों क्लासिफाई किया, ये पूरा आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, कल की क्लास में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे इसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। फिर 1 बाय 1 कर कर 5 किंगडम हम पढ़ेंगे और हमारा पहला यूनिट हो जाएगा कंप्लीट बच्चों। इन्हीं मैंने बताया था लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना सीखोगे और आगे के चैप्टर में आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। तो अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ने पर आ गए। सीख हम चुके थे कैसे होगा, अब हम उसको पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।